क्लास सेवन्थ में हिंदी में आज 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है निष्ठुर अनुकंपा। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखें। कायरता व्यक्ति को बुजदिल बना देती है, यानी कमज़ोर बना देती है। झूठी शान को लेकर परिश्रम करने से किसी की इज्जत नहीं करती बल्कि उन्नति होती है। जो लोग परिश्रम से डरते हैं और कायरता को ही अपनी शान समझते हैं, वे बुजदिल और निकम्मे होते हैं। ऐसे लोग दिनों दिन अवनति, यानी अवनति का मतलब होता है नीचे गिरना, अवनति की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी उनकी जो तरक्की है वो गिर जाती है और एक दिन वे समाज में उपेक्षित हो जाते हैं। कायर व्यक्ति को अच्छे लोगों की अच्छी सीख भी बुरी लगने लगती है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब लोग अपने हितैषी की बात मानना बंद कर दें, अपनी सोच को सत्य माने, तो ऐसे में उनका पतन निश्चित हो जाता है। इंसान बहुत बार अपनी नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है और पूरी कायनात यानी सृष्टि उसके विरोध में कार्य करती नजर आती है, किंतु जब वह सकारात्मक कार्य करने लगता है तो उसे उसकी भूल का एहसास हो जाता है। किस शहर में कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आ गई जब घर में कुछ खाने को न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए। उसके घर के पास बगीचे में सहीजन का पेड़ था। ये क्वेश्चन है, सहीजन का पेड़ कहाँ था, तो घर के पास बगीचे में। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियाँ डालियों पर लटक रही थी। जब शाम होती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक कुंजड़िन आती और सहीजन की फलियाँ खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उसी से उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इस लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। वह भोजन करने को तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह क्वेश्चन है, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये किसने कहा, तो बड़े भाई ने कहा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई ने कहा कि उसे अपने दोस्त के घर दावत पे जाना है, अतः वह शरीक न हुआ। सबसे छोटा भाई घर के मेहमान के साथ खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती इससे पहले वे हाथ हिलाकर मना कर देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाकाकशी के मारे घर की हालत ख़राब है, खाने पीने की तकलीफ़ बढ़ गई है, फिर भी इसे फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़े सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़ गए। सहीजन की काफ़ी फलियाँ तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसे उनसे न मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियाँ लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिया और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार से लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। यह क्वेश्चन है, करीब 10 बजे रात को कौन आया, तो कुंजड़िन आई थी। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई ने उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। कुंजड़िन चली गई। 4 पाइयों पर सब लोगों ने जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत का ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है, दूरदर्शी शब्द किसके लिए आया है, मेहमान के लिए है। मेहमान ने कुल्हाड़ी से क्या किया, देखें पढ़ें आगे।
इसका आंसर रहेगा पेड़ को काट दिया। वह चुपचाप उठा, बरामदे में एक कोने पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सईजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पौपटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया, यानी बहुत जल्दी ही वहाँ से वो रवाना हो गया। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सईजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार पर छा गया। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, ये दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? ये रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन है। अगर इससे हमारी बुरी हालत का तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सईजन के पेड़ को भी काट डाला। बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर के पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की और न किसी के आगे हाथ फैलाया। मगर आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। यह क्वेश्चन है, बस्ती में चारों भाइयों की कैसी इज्जत थी? तो देखें, उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ जाते वहीं लोग उनके अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई ने कहीं न कहीं लग गए। 1 साल बीत गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का काम काज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दीपावली आई, वही मेहमान फिर उसके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट के गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, कोई खराब इरादा न था। घर के लोग भी ये अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सईजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और नीचे गिर जाते, पूरे बुजदिल यानी कमज़ोर बन जाते, जिन हिम्मत नहीं होती ऐसे बन जाते। आपने हमारे आंगन में पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे। यह क्वेश्चन है, किसने कबूल किया कि पेड़ उसी ने काटा? तो मेहमान ने किया था। चारों भाई किस तरह से बुद्धिल बन जाते अगर उनके घर पे अनाज आता? अब लेखक परिचय देख लेते हैं हम। काका कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। इन्होंने साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक और तदनंतर गुजरात विद्यापीठ में अध्ययन कार्य किया। बाद में दिल्ली आकर हिंदुस्तानी प्रचार सभा में कार्य देखने लगे। इनकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें अधिकांश ने अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। आपने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1981 को आप अपना भौतिक शरीर त्यागकर पंचतत्व में लीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, जीवननो आनंद, अवर नावर। इन्हें गुजराती हिंदी भाषा के प्रचार में सफलता का श्रेय भी दिया जाता है। हमारे पास एक पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर में, किसी शहर में कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद थे और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ खाने को न बचा और खाने पीने के लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए? यह क्वेश्चन है, कुलीन परिवार के लोग अपनी खानदानी इज्जत के कारण क्या नहीं कर पाते थे? तो यहाँ आपके क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। तीसरी लाइन में, कोई काम धंधा न करने के कारण घर की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो घर की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा? स्त्रियों के आभूषण बिक गए, खाने पीने के लाले पड़ गए। खानदानी इज्जत को बचाने के चक्कर में नौकरी काम धंधा वो नहीं करते थे। दिनों दिन घर में गरीबी बढ़ती गई, जायदाद धन दौलत बर्बाद हो गए, गरीबी बढ़ गई। कुलीन परिवार के लड़के कोई काम धंधा क्यों नहीं कर पाते थे? अपने खानदानी इज्जत के कारण। सेकंड पैराग्राफ है, सवेरा हुआ, बड़े भाई नोट कर देखा मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सईजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने पर जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार पर छा गया। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। यह क्वेश्चन है, किसने किसे पिछले जन्म का दुश्मन बताया? तो चारों भाइयों की जो माँ थी उन्होंने बताया और मेहमान को बताया था, मेहमान को दुश्मन बताया। पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई? चारों भाइयों की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई?
तो घर पर तो मातम छा गया था, वे काम धंधा करने की सोचने लगे थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कुलीन परिवार का निर्भय का क्या साधन था? तो सही जिनका पेट था। भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया? कमाने का कोई साधन नहीं रहा था। रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या कहा कि उन्होंने भोजन करने के अनेक बहाने बनाए, भोजन करने से मना कर दिया। मेहमान ने सही जिनके पेट को क्यों काटा? उनकी जो खराब स्थिति थी, उनकी दशा थी, उसको सुधारने हेतु। दूसरी, दीपावली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उसे क्या कहा कि पेड़ गिरने से हमारी किस्मत ऊंची उठ गई, आपने जो हमारे लिए किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। फिर तीसरा आपका है, इसमें आपको लाइन देखनी है पाठ में क्रम के अनुसार कौन सी लाइन फर्स्ट आएगी। तो ये आपकी चौथे नंबर की लाइन है पाठ की। ये कुल लाइनें हैं, तो क्रम से मैंने आपको यहाँ क्रम डाल दिया है, कौन सी लाइन कहाँ पर किस नंबर पर आई है पाठ में। फिर आपके पास है, घर छोड़ने से पहले मेहमान ने क्या किया? पेड़ को जड़ के पास से काट कर गिरा दिया। फिर उसी मेहमान ने दोबारा आने पर भाइयों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उसकी प्रेम से खातिरदारी की। फिर यहाँ संज्ञा शब्द है, कीमत कीमती, बनावट बनावटी, परिवार पारिवारिक। संज्ञा का विशेषण है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, खानदान खानदानी, जानकारी तो सही जानकारी। फिर है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रियापद यह बताएं कि क्रिया किस रीति तरीके से हो रही है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। मेहमान चुपचाप उठा, बड़े भाई ने सावधानी से फलियां तोड़ी, कुंजड़ियों ने धीरे से कहा, बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। चुपचाप, सावधानी से, धीरे धीरे, जोर जोर से शब्द रीतिकाल रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनकी पहचान क्रिया कैसे हुई प्रश्न से किया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ हमारे पास शब्द हैं, उनको जोड़ के वाक्य, तो यहाँ वाक्य आपके बना दिए गए हैं, इनको आप देखें। ये कुल 5 वाक्य हैं, इनको आप देख लें। फिर इसके बाद में आपके पास में कुछ शब्द हैं आपके पास में जो अंडरलाइन कर रखे हैं। इनमें कारक चिन्ह, जैसे हमारी, ये संबंध कारक है। हालत पर अधिकरण कारक, हमारे संबंध कारक, परिवार के संबंध कारक, पेड़ को कर्म कारक, इसने कर्ता कारक। फिर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, जैसे देहाती देहातिन, पुजारी पुजारिन, दुल्हा दुल्हिन, ग्वाला ग्वालिन, मालिक मालकिन, सुनार सुनारिन। इस प्रकार शब्द हुए और फिर ये आप विविध कौशल में आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपको गृह कार्य में करने हैं।